तो आज टिहरी लोकसभा सीट पर होगी पूरी चर्चा। कितनी बदली तस्वीर, कितनी संवारने की है जरूरत। विकास की रफ्तार में टिहरी संसदीय सीट को क्या मिला, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या है टिहरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुद्दे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से एक सीट है टिहरी गढ़वाल सीट। इस संसदीय सीट का भूगोल जितना जटिल है, उतना ही रोचक इसका राजनीतिक परिदृश्य भी है। राज परिवार से जुड़े होने के कारण इसका अपना इतिहास है, लेकिन ये सीट ऐतिहासिक इस वजह से भी है कि आजादी के बाद से ये सीट अब तक अपने अस्तित्व के 72 वर्ष पूरे कर चुकी है और इन 72 सालों में टिहरी ने गौमुख से निकलती गंगा और यमुनोत्री से निकलती यमुना को अविरल बहते और छोटे बड़े बांधों में कैद होते देखा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी चर्चा करेंगे अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी के साथ। तो सबसे पहले टिहरी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। सर, क्या इतिहास इस सीट का रहा है अब तक? टिहरी सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। वो इस लिहाज से दिलचस्प है कि आमतौर पर इस सीट पर जितनी भी उत्तराखंड की जो 5 सीटें रही हैं शुरुआत से ही, उन सीटों पर राजनीतिक दलों का के बीच में एक प्रतिस्पर्धा दिखी, लेकिन कांग्रेस का दबदबा देखा। टिहरी सीट का मिजाज ये रहा कि वहाँ राज परिवार का प्रभाव ज़्यादा रहा है। राज परिवार का प्रतिनिधि जहाँ जिस दल से चुनाव लड़ा, उस दल ने अपना दबदबा बनाया। आमतौर पर देखा जाए तो अगर अतीत में जाएं, 1951 से लेके और अब तक हुए जितने भी चुनाव, 2019 तक जितने चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में जाएं तो मानवेंद्र साहा लगातार चुनाव जीते, कई चुनाव जीते। एक दो चुनाव में ही वो हारे हैं और शुरुआती जो चुनाव लड़े उन्होंने, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव जीते। उसके बाद फिर 90 के दशक में उन्होंने भाजपा में शामिल हुए और बीजेपी का जैसे ही ग्राफ बढ़ा, मानवेंद्र साहा भी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए। मानवेंद्र साहा के बाद उसी परिवार से जो माला राज्य लक्ष्मी थी, वो उनकी मानवेंद्र साहा की पुत्र वधू हैं, तो उन्होंने चुनाव लड़ा और वो भी लगातार चुनाव जीतती भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर टिहरी सीट पर टिहरी सीट का जो इतिहास है, वो राज परिवार के तिलिस्म से जुड़ा हुआ है और ये माना जाता है कि राज परिवार का जो तिलिस्म है वो भाजपा को तो मुक्त करता ही है, साथ ही वहाँ के मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए तमाम अटकलों के बावजूद भाजपा ने राज परिवार के ही प्रतिनिधि को इस बार टिकट दिया। इस सीट के अगर भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो कैसा है इस सीट का भौगोलिक स्वरूप? देखिए, ये जो सीट है, ये उत्तरकाशी का जो सीमांत इलाका है, पूरा का पूरा इस सीट में शामिल है और ये मैदानी और पर्वतीय दोनों ही उसकी भूगोल की सीट है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि देहरादून की जो प्रमुख सीटें हैं, जैसे मसूरी है, रायपुर है और कैंट है, राजपुर है, ये तमाम सीटें, विकासनगर, सहसपुर, ये सब सीटें विधानसभा की जो 14 सीटें हैं उनमें ये सीटें भी शामिल हैं। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र में टिहरी जिले की जो सीटें हैं, उनको अगर नरेंद्र नगर और देवप्रयाग को अगर हम अलग कर दें, अगर पौड़ी में, वो पौड़ी में शामिल है, बाकी सभी सीटें वो इसमें शामिल है, टिहरी संसदीय सीट में। तो कुल मिलाकर जो इसका स्वरूप है वो भौगोलिक है, उसका पर्वतीय है और मैदानी। माना जाता है कि इस सीट पर राज परिवार का जादू है। कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ है और भाजपा को भी इसका फायदा हुआ है। लोगों की भावनाएं राज परिवार से जुड़ी हुई हैं। कैसे आप इसे देखते हैं और क्या कभी ये तिलिस्म कभी इतिहास में टूटा है? हाँ, एक मौका आया था जब मानवेंद्र साहा को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव हराया था। वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है। परिपूर्णानंद पैनुली ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनौती दी और वो चुनाव जीत गए। तो ये राज परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और ये माना गया कि इस चुनाव में राज परिवार का तिलिस्म टूटा। 2009 का चुनाव आया था, इसमें विजय बहुगुणा चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में भी विजय बहुगुणा विजयी रहे, कांग्रेस ने वो चुनाव जीता। तो उस समय भी राज परिवार को एक झटका लगा था। तो ये 2 चुनाव ऐसे हैं जो इतिहास में माने जाते हैं कि
जिसमें ये माना गया कि तिलिस्म टूटा राज परिवार राज्य गठन के बाद अगर देखें तो इस सीट का जो राजनीतिक मिजाज है वो कैसा रहा है? का। इस सीट का राजनीतिक 2004 से अगर आप देखें तो इस सीट का जो राजनीतिक मिजाज है वो भाजपा के पक्ष में ही दिखाई दिया है। 2004 के चुनाव में माननीय प्रसाद चुनाव जीते थे। फिर 2009 में ये बदला थोड़ा, क्योंकि कांग्रेस विजय रही इस सीट पर, विजय बहुगुणा को उम्मीदवार बनाया गया था, वो चुनाव जीते। फिर 2009 के बाद 2014, 2019 लगातार दोनों चुनाव भाजपा ने जीते हैं, और वो भी राज परिवार की जो प्रतिनिधि हैं माला राज्य लक्ष्मी, वो विजय रही हैं। भाजपा ने राज परिवार से ही प्रतिनिधि को मैदान में उतारा है, कांग्रेस से ज्योति सिंह बुंसोला मैदान में है, तो किस तरफ ये चुनाव जा रहा है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो आपको ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है, तो सांगठनिक तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी निश्चित तौर पर जो है, भाजपा का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है। लेकिन प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए तो देखिए, मला राज्य लक्ष्मी के बारे में पहले से ही बस एक अटकलें थी पार्टी के भीतर भी कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन सबसे पहले सबसे पक्का टिकट उन्हीं का हुआ, पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया। तो एक बात ये है, इस बार जो है मैदान में प्रत्याशी जो हैं, ज्योति सिंह बुंसोला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी एक अप्रत्याशित नाम था। बस लोग ये विचार कर रहे थे, पार्टी के भीतर भी ये धारणा बन रही थी कि शायद प्रीतम सिंह को एक बड़े कद के नेता है, उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ज्योति सिंह बुंसोला एक बड़े वो भी एक अच्छा नाम, बड़ा नाम है, और मसूरी से वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रीतम सिंह का, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनका एक प्रभामंडल था। तो ये माना जा रहा था कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन उन्होंने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। पार्टी ने ये विचार किया कि नए चेहरे को उतारा जाए, और ऐसे ही जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं मैदान में, तो उनकी भी बहुत चर्चा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी इस बारे में ये कहना कि देखिए, जनता का मन क्या है ये जनता ही जानती है, उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी करना तो मेरे को लगता है कि ये जल्दीबाजी होगी। आगे आगे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो उसके बाद थोड़ा पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। ऐसा कुछ लगता है कि टिहरी फतेह करने के लिए राज परिवार का जो वर्चस्व है, कांग्रेस के पास उसको तोड़ने की कोई रणनीति नजर आती है? देखिए, ऐसा असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि इसी लोकसभा सीट पे ऐसे उदाहरण हैं जब ये राज परिवार का तिलिस्म टूटा, लोगों ने राज परिवार के खिलाफ वोट दिया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर उसके लिए आपके पास एक संगठन होना चाहिए, उसकी ताकत होनी चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए, आपके पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, तब जाकर आप जो है चुनाव में मुकाबला करते हैं और प्रतिद्वंदी को पराजित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभाव कांग्रेस के भीतर या प्रतिद्वंदियों के बीच में के भीतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाजपा है जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, उसके पास संसाधन है, उसके पास स्टार प्रचारकों की एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए कि अभी तक टिहरी सीट पर कोई कांग्रेस का कोई बड़ा स्टार प्रचारक अभी तक प्रचार करने के लिए नहीं उतरा है। तो ये सारी चीजें हैं, वो प्रत्याशी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज परिवार से भाजपा को तो मिला है बहुत कुछ, लेकिन टिहरी के लोग किस चीज से वंचित रह गए? क्या बड़े मुद्दे आप देखते हैं टिहरी के लोग? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक 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 लक्ष्य पूरा होता है विकास का, तो दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन टिहरी में अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग ये विचार करते हैं कि अगर वो हो जाते तो लोगों को थोड़ा राहत मिलती। सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे दिखाई देता है टिहरी क्षेत्र में, वो है खेती बाड़ी और रोजगार का। टिहरी लोकसभा में कुछ ऐसा क्षेत्र है जो जिसे फल पट्टी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब जाकर जो है पिछले 24 सालों में पहली बार सरकारों ने ये विचार किया कि हम जो है, हमें उद्यानिकी या हमें बागवानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ लोग जो फसल उगाते हैं उनको दो चीज़ों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उनको एक परिवहन की समस्या होती है, क्योंकि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, वो अपनी फसलों को कैसे स्टोर करें, उसके लिए उनको शीतगृह चाहिए, वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये एक मुद्दा है जो स्थानीय लोगों के लिए, बेशक ये विधानसभा में भी मुद्दा उठता है, लेकिन इसमें क्योंकि राज्य के अपने आर्थिक संसाधन सीमित हैं, केंद्र सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से ये सब संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा है कि अभी प्रधानमंत्री ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ और बद्रीनाथ पुनर्निर्माण योजना शुरू हुई है, लेकिन उत्तराखंड में 2 धाम और हैं। वो दोनों के दोनों धाम टिहरी लोकसभा क्षेत्र में है, गंगोत्री और एक यमुनोत्री धाम। तो वहाँ के लोगों का कहना है, टिहरी के मतदाताओं का ये कहना है कि जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है,
ठीक वैसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री का पुनर्निर्माण भी होना चाहिए। तीसरा जो बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो यह है कि हमारा जो उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि एक इसका अधिकांश भूभाग यानी 70% जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र है तो हमारे लिए विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आड़े आता है विकास के। टिहरी क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम है। PMGSY की बहुत सारी सड़कें अटकी हुई हैं क्योंकि भारत सरकार से उसकी परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा और भी है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग एक रेल मार्ग बनने जा रहा है। भारत सरकार ने भी एक हमारे मतलब उत्तराखंड के लोगों में एक उम्मीद जगाई है कि चारों धामों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो देहरादून उत्तरकाशी के लिए भी तक गंगोत्री तक ट्रेन पहुंचे, इसके लिए भी एक परियोजना रेल मंत्रालय ने बनाई है। तो उस परियोजना पर क्या होगा, क्या वो उस पर काम शुरू हो पाएगा? कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम टिहरी झील एक बहुत बड़ा एक हमारे पास पर्यटन का डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से टिहरी तक जाने के लिए उसकी दूरी को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक टनल का प्रोजेक्ट बनाया है जो रानी पोखरी से और टिहरी तक जाएगी। लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मदद चाहिए। वो केंद्र सरकार की मदद के बिना वो टनल भी नहीं बन पाएगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो लोकसभा के चुनाव में जिनको प्रत्याशी शायद इन मुद्दों को उठाएंगे, या जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि शायद वो इन मुद्दों को एड्रेस करें। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहला है तो स्वास्थ्य का मुद्दा। हमको हर किसी मतलब छोटी सी छोटी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमें देहरादून जाना पड़ता है। हमारा जो जिला यहाँ पे अस्पताल है उत्तरकाशी, वहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाती है जिससे हमारा इलाज यहीं पे हो सके। फिर दूसरा मुद्दा है हमारी शिक्षा का मुद्दा। हमारे जो शिक्षा के लिए हब वगैरह हैं यहाँ पे है ही नहीं। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमको शिक्षा के लिए देहरादून या अदर किसी स्टेट में जाना पड़ता है। और भी सारी मतलब सुविधाएं जो है यहाँ पे नहीं है जिन हमें मुद्दे होते हैं। रोजगार का मुद्दा है जो हमारे लिए सबसे बड़ा है। आजकल के जो हम युवा पीढ़ी हैं, रोजगार जो है सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। फिर है कि जो महंगाई है सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, इससे भी हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और जो वोट देने का सवाल है, इस बार हम वोट सिर्फ इसलिए देंगे कि हमारी जो रोज़गार की सुविधाएं बढ़े, हमारे लिए रोज़गार आए और जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी सही हो जाए, बेहतर हो जाए, शिक्षा में भी सुधार आए। एक तो नई टिहरी की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है, यहाँ पलायन हो रहा है। यहाँ के शुरू से ही कोई मुख्य यहाँ का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल और उसकी घोषणा की, उससे कुछ राहत मिले ही, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ से सांसद का जो नॉमिनेशन होता है संसदीय सीट टिहरी, ये देहरादून किया गया, ये बहुत बुरी बात है। उसके अलावा जो यहाँ नेशनल हाईवे टिहरी से होकर जाता था उसको बाईपास किया गया चंबा से श्रीनगर के लिए या मसूरी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पर लाइन हो रहा है। लोकल जो ज़मीन है वो लोगों बाहर के लोगों ने आगे कर दी, चाहे चम्मा मसूरी फलपट्टी हो, चाहे टिहरी झील के चारों तरफ हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये हमारा अनुरोध अब से भी है, तब से। और बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा स्थिति है यहाँ पर। जो है बाहर से लड़कियाँ भी THD से मैं करवा 70-80 लड़कों की नियुक्तियाँ हुई हैं विभिन्न पदों पर, लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र का कोई भी लड़का उसमें नहीं आया। ये बहुत दुखद बात है। टिहरी वासियों ने ये कुर्बानी दी है, लेकिन उसमें कोई टिहरी का कोई लड़का नहीं आया, झील के प्रभावित कोई लड़का नहीं आया। ये हमारा अनुरोध है, इससे बहुत दुखी है। इस बार ऐसा लगता है जैसे चुनाव में वो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा, सब केंद्र की सरकार को देकर वोट दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो कैंडिडेट है उसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो आम पब्लिक के बीच में कम नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टिहरी जिले का मेन मुद्दा स्वास्थ्य संबंधी है, शिक्षा संबंधी है और पेयजल संबंधी है। स्वास्थ्य संबंधी में जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संबंधी सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो है लोग दूर दराज के क्षेत्रों से उनको चिकित्सा सुविधा मिल जाए। दूसरा, यहाँ पे जो है टिहरी जिले में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। मैं सरकार से, जो भी सरकार आए, मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि टिहरी जिले में जो टेक्निकल शिक्षा है उसकी ओर बढ़ावा, उस पर ध्यान दे। तीसरा मेन बिंदु यहाँ पे जो है, टिहरी शहर विस्थापित शहर है और यहाँ पे बहुत ही गंदा पानी की व्यवस्था है जो टिहरी झील से आता है। योजना दी जा रही है
तो उसमें गांव की जो महिलाएं हैं उनको तो एक जॉब कार्ड 90 दिन का जॉब कार्ड दिया जाता है, लेकिन शहर की महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही है कि उन्हें जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो अपना श्रमिक कार्ड नहीं बना पा रही हैं और इसी के कारण उन्हें ये इस प्रकार की जो सरकारी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और टिहरी लोकसभा के तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, पलायन। और पलायन यहाँ का मुख्य मुद्दा है जिस कारण लोग यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पलायन रुकेगा तो तभी यहाँ पे लोग रहेंगे। और स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे लोकसभा टिहरी के जो जनप्रतिनिधि है, मेरी उनसे यही आशा है कि वह ऐसे कार्य करें कि सारे युवाओं को नए नए रोजगार प्राप्त हो। टिहरी सीट के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैंने उन्हें कभी पहले देखा तो नहीं है, मगर जो सामाजिक मुद्दों पर कार्य करे, शिक्षा पे कार्य करे, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कार्य करे, मैं अपना वोट ऐसे ही जनप्रतिनिधि को देना पसंद करूंगी। हमारी जनप्रतिनिधि जो है वो महिला हैं, तो वो महिलाओं के विकास के लिए कार्य करें, स्वरोजगार के कार्य करें, महिलाओं को और प्रोत्साहित करने का कार्य करें। जैसे लखपति दीदी योजना, मातृशक्ति वंदन योजना जो आई है वो जन जन तक पहुँचे। मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो उनका लाभार्थी भी तो हो। काली योजना कागजों में बन के ना रह जाए, उसका लाभ जनता को मिले, महिलाओं को मिलेगा। इसे तभी तो माना जाएगा कि हाँ, हमारी जो जन योजनाएं हैं जो मोदी जी ने बनाई है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो आवश्यक है हमारे जनप्रतिनिधि विकास और महिलाओं की सुरक्षा का कार्य करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।